हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर और हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप ये देखिए 2016 के अंदर RCEP पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, और इसके अलावा और भी यूपीएससी ने क्वेश्चन RCEP पे पूछे हैं। सो गाइज, जो प्रेजेंट डिबेट चल रही है उसके अंदर हम जो है क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इंडिया प्रपोज द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स इन नेगोशिएशन एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड हैं, तो हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स को इंडिया ने एक तरीके से डिस्कस किया था। दरअसल ये भी RCEP की डिस्कशन का पार्ट था। जब इंडिया जो है RCEP की मेंबरशिप के लिए डिस्कशन कर रहा था तो कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स को लेके हमारे डिफरेंसेस हो गए थे। क्यों? हम ये कहते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ओके, स्ट्रिक्टली इसलिए फॉलो करवाना ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि चाइना का सामान हमारे यहाँ पे डंप हो। ओके, ऐसा डंपिंग कैसे पॉसिबल है? आप देखो, अगर हम RCEP का पार्ट बनते हैं तो किसी भी एशियान कंट्री के अंदर ऑफिस बना के चाइनीज़ फर्म जो है वो इंडिया में सामान डंप कर सकती है। ओके, ऐसे ये डंपिंग हो जाएगी और इसको हम जो है अवॉइड करना चाहते हैं। इसको लेके हमारे डिफरेंसेस हो गए थे, फिर बात आगे नहीं बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकियन स्ट्रेटजी इज रिलेटेड विद व्हाट? ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है सेट ऑफ रीजनली एग्रीड डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स, ये इससे रिलेटेड है। ओके, सो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना जो है वो इंकियन स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब आप देखिए, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इज रिलेटेड विद व्हाट? तो अगेन दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, ये भी डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए, प्रीलिम्स 2017 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे इन्होंने APMCHUD उसकी थीम के ऊपर जो है इन्होंने सवाल किया था। अब आप देखो, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उसकी थीम का भी हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, जो लास्ट जो हुई है कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, उसकी थीम क्या थी वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशियन डायलॉग। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशियन डायलॉग इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन विद इट्स ओरिजिन इन द 13th काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन नवंबर 2013। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपके इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है उसका इनिशिएटिव है कि नहीं। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, आप देखिए, द फर्स्ट इंडियन ओशियन डायलॉग वाज हेल्ड इन केरला इन इंडिया इन 2014। ओके, ये है उसका दूसरा पार्ट। अब इसकी थीम पे क्वेश्चन है कि इसकी थीम क्या थी, 6th इंडियन ओशियन डायलॉग की थीम क्या थी? तो थीम ये है कि इंडो पैसिफिक री इमेजिंग द इंडियन ओशियन थ्रू एक्सपेंडिंग ज्योग्राफी। अब आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो गाइज, इसका सही आंसर ए है। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ओके, तो एक तो इंडियन ओशियन डायलॉग जो है ये आपका IORA का इनिशिएटिव है। दूसरा, फर्स्ट जो हुआ था वो केरला में हुआ था, इंडिया में। और जो थीम है 6th की, वो थीम भी यही है, इंडो पैसिफिक री इमेजिंग द इंडियन ओशन थ्रू एक्सपेंडेड ज्योग्राफी। ओके, तो इस तरीके से हमें कुछ अपनी तैयारी करनी है। अब आप देखिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट? तो बताइए, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट क्या है? अब एक ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इंटरनेशनल स्टैट्यूट passed by United Nations General Assembly in 1998 to promote secularism. Okay. The second statement says that United States Commission on International Religious Freedom was created under this act. तो ये तो दूसरी स्टेटमेंट तो US की बात कर रही है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है UN की बात कर रही है। तो इट मीन्स इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है। ओके, सो गाइज, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दरअसल ये जो है ये US का एक लॉ है। ओके, सो राइट आंसर इज सी। ठीक है ना, ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट वाज पास्ड बाय 105th US कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है उन्होंने इसे पास किया था। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो इस तरीके से भी हमें पता करना है। ये दरअसल क्यों न्यूज़ में आया था, क्योंकि US ने जो है इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था सेकुलरिज्म को लेके, और इस पर्टिकुलर बॉडी ने जो है सवाल ज़्यादा उठाए थे। अगेन आप देखिए, प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि CPI नंबर जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का वो कौन देता है? तो लेबर ब्यूरो इसका सही आंसर था। ठीक है ना,
अब वैसा ही हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द सीपीआई नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स था और यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबरर्स है, तो बताइए यहाँ पे कौन देता है इसे। सो अगेन फ्रेंड्स, इसका भी सही आंसर सी ही आपका लेबर ब्यूरो ही है। ओके, ऐसे याद रखना है आपको। तो मिलता जुलता क्वेश्चन था, हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम जो है अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीआई को टारगेट कर रहे हैं। ओके, उससे पहले हम डब्ल्यूपीआई को टारगेट करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। अब जो है हम सीपीआई को टारगेट करते हैं। अच्छा, सीपीआई की जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उसके अंदर फूड एंड बेवरेजेस जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। ओके, 45% के अराउंड फूड एंड बेवरेजेस कंपोनेंट होता है। और हमने सीपीआई को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आम जनता पे फूड एंड बेवरेजेस का सबसे बड़ा असर पड़ता है। ठीक है ना, इसीलिए हमारा इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता इमीडिएटली इम्पैक्ट होती है और वो हमारे आरबीआई को पता लग जाता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे गरबा आगे लिखा है गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगाना आगे कर्नाटका। तो ये बताना है कि ये कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। अब आप देखिए इस सवाल को, विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन नंगियार कोथू। ओके, तो नंगियार कोथू क्या है, ये सवाल है इधर। तो दरअसल ये संस्कृत डांस थिएटर है, केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप एक और देखिए इसी अलग प्रकार का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फेमस नंगियार कोथू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ संस्कृत डांस थिएटर ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन केरला। ओके, वो तो हमने देख लिया, अभी करेक्ट हो गया। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अ सिंगल एक्ट्रेस एज्यूम्स द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव एंड इनेक्ट द स्टोरी। बिल्कुल करेक्ट है, जो सिंगल एक्ट्रेस जो है वो अलग अलग रोल प्ले करती है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर श्री कृष्ण चरितम, उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस जो है वो की जाती है। ओके, सो 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और यह जो तीनों की तीनों है, ये आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है वैसे ही पूछ सकते हैं। इन डेप्थ क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ेंगे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। The first statement says that national list of essential medicine is published and updated by Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so this statement is correct, क्योंकि इसको प्रिपेयर करना और अपडेट करना वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है। अब इसके अंदर है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी फिक्सेस द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन डिवाइसेस इन NLEM। अब ये लिस्ट बनाना तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का काम है, लेकिन वो जो अंदर लिस्ट होगी उसकी प्राइसेस को डिसाइड करना वो NPPA करती है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ओके, और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर ही काम करती है। सो ए इज द राइट आंसर, ये आप याद रखें। लिस्ट को बनाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पैसा डिसाइड करने का काम वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि NPPA उसके अंडर काम करती है। ठीक है ना, ये डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये कैच कैसे हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे स्पेस मिशन है और सामने एजेंसी है। तो फर्स्ट सेज दैट मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर, तो ये नासा का है, बिल्कुल सही। मार्स ओडिसी मिशन, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है। ओके, फिनिक्स लैंडर, ये रोसकॉस्मोस का नहीं है, ये भी नासा का ही इनिशिएटिव है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब आप आगे देखिए, ये पूरी डिटेलिंग है इसकी। अच्छा, ये जो है इसीलिए न्यूज़ में आया था। ठीक है, फिर मार्स ओडिसी जो है ये भी नासा का लॉन्गेस्ट एक तरीके से स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स पे काम कर रहा है। अच्छा, फिर फिनिक्स भी है, ये भी नासा का ही एक इनिशिएटिव था। और मार्शियन जो आर्कटिक है उसको जो है एक्सप्लोर करने के लिए इसे भेजा था, मार्शियन आइस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था। ओके, इसके अलावा मेवन है एक, मार्स एटमॉस्फेयर वॉलेटाइल एवोल्यूशन, ये भी नासा का ही इनिशिएटिव है। तो ये नासा के हैं 3-4 इनिशिएटिव जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सामने दे रखे हैं स्टेट्स। सो फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है पुखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन था और ये अरुणाचल में है। ओके, तो मिजोरम के साथ तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने कल भी ये डिस्कस किया था। अच्छा, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मणिपुर में नहीं है और महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये महाराष्ट्र में नहीं है। ओके, तो तीनों ये अलग अलग जगहों पे है और वो जगह हमें मालूम होनी चाहिए। तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी गोवा में है, पुखुई अरुणाचल में और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में। ओके, ऐसे हमें याद करना है।
अच्छा, हम अब देखेंगे रिसेंटली टर्म कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया। कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया, तो बताइए ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके अंदर आप देखिए, ये दरअसल प्राइवेट इंडियन कंपनीज को माइनिंग राइट्स दे दिए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तो कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया ये कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सपोज करो मेरा स्टील का प्लांट है, स्टील की फैक्ट्री है, तो इसके अंदर कोल यूज होता है रॉ मटेरियल। तो होगा क्या कि मुझे राइट दे दिए जाएंगे सीधा कोल के, एक जो है किसी खान का, माइन का, ठीक है ना, कोल की किसी माइन का राइट मुझे दे दिया जाएगा और मैं उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो ये कैप्टिव एंड यूज हो गया, उसका क्या इस्तेमाल करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया, तो ये आपकी इस चीज़ से रिलेटेड है। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।